नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्यात्मक परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो मनोविज्ञान विषय से तैयारी करने वाले उन सभी छात्रों के लिए उपयोगी है जो हिंदी मीडियम से खास करके तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, चाहे वो पीजीटी हो, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो, नेट हो, जेआरएफ हो या असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आइए प्रश्न पर बात करते हैं। किसी दिन एक प्रसिद्ध चित्रकार बनने की मैं कल्पना करता हूं। ऐसा करके मैं निम्नलिखित में से किस तरह का चिंतन कर रहा हूं। प्रश्न कह रहा है कि किसी दिन यानी कि भविष्य में मैं एक प्रसिद्ध चित्रकार बनूंगा। ऐसी क्या की जा रही है, कल्पना कर रहा है। तो ऐसा करके वो किस प्रकार की थिंकिंग कर रहा है, कौन सा चिंतन कर रहा है, ये आपको देखना है। तो आप देखेंगे, अगर हम अपसारी चिंतन की बात करें यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं हो सकता है। वहीं हम बात करें क्रिएटिव थिंकिंग, तो क्रिएटिव थिंकिंग भी यहाँ नहीं होगा। अब बात हो रही है भविष्य लक्षी चिंतन और स्वैली चिंतन, यानी कि अगर इस प्रश्न के आधार पर देखें, एक प्रसिद्ध चित्रकार बनने की मैं कल्पना करता हूं। किसके बारे में? अपने बारे में। तो एक तरह से ऑप्टिस्टिक चिंतन इसको कहते हैं, स्वलीय चिंतन। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा डी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो ज्ञात उद्दीपक को जन्म देता है जबकि अज्ञात उद्दीपक को प्रकाश में लाता है। तो आप देखेंगे यहां किसी ज्ञात उद्दीपक के द्वारा और अज्ञात उद्दीपक के द्वारा दो तरह की बात की जा रही है, और ऑप्शन जो आपको मिल रहा है क्रिया प्रसूक्त व्यवहार, उत्तरदाता का व्यवहार। क्रिया प्रसूक्त व्यवहार यानी कि यहां पर क्या है, रिस्पोंडेंट एंड ऑपरेंट रिस्पॉन्स की बात की जा रही है, अनुक्रिया की बात की जा रही है। तो आप जानते हैं कि अधिगम के जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे उसमें क्लासिकल सिद्धांत और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दो तरह के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। तो जो क्लासिकल सिद्धांत था वह एक तरह से क्या था, रिस्पोंडेंट रिस्पांस पर आधारित था, जबकि जो नैमित्तिक अनुबंधन था वो ऑपरेंट रिस्पांस पर आधारित था। उसी से बना हुआ प्रश्न है। तो अगर हम देखें कि ज्ञात उद्दीपक को जन्म देता है, तो आप जानते हैं कि जब पावलोव अपना प्रयोग कर रहे थे तो उसमें लाल स्राव घटित हो रहा था। किसकी वजह से? उसको पता था कि कौन सा उद्दीपक मिलने वाला है, किस अनानुबंधित उद्दीपक के द्वारा यह रिस्पांस यानी कि लाल स्राव हो रहा है। तो वहां पर क्या था, ज्ञात था। अगर हम कहें तो प्रतिवादी जो अनुक्रिया होती है यानी कि उत्तरदाता व्यवहार जो होता है से तात्पर्य वैसे अनुक्रिया से होता है जिसकी उत्पत्ति किसी ज्ञात उद्दीपक से होती थी, जिसका स्वरूप क्या होता था, अनैच्छिक होता था। ऐच्छिक नहीं होता है, अनैच्छिक होता है। वहीं अगर हम क्रिया प्रसूक्त व्यवहार की बात करें, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की जा रही है, तो वह क्या होता था, क्रिया प्रसूक्त व्यवहार जिसकी उत्पत्ति किसी ज्ञात उद्दीपक से नहीं होती है, बल्कि ऐसी जो अनुक्रियाएं होती हैं वह प्राणी द्वारा क्या होती है, उत्सर्जित होती हैं। और ज्यादातर आप देखते हैं कि दिन प्रतिदिन की जिंदगी में क्रिया प्रसूक्त व्यवहार ही देखे जाते हैं। तो अब देखेंगे आप बहुत ही आसानी से जान पाएंगे कि जो ज्ञात उद्दीपक होता है वो किसको जन्म देता है। तो आप इंग्लिश वर्जन पे अगर चले तो 12 का आप देखें, 12 का तो यहां दिया है रिस्पोंडेंट रिस्पांस। ज्ञात उद्दीपक को सबसे पहले वाले ब्लैंक में आप भरेंगे रिस्पोंडेंट रिस्पांस और ऑपरेंट, क्योंकि ऑपरेंट जो कंडीशनिंग थी, ऑपरेंट बिहेवियर, वह क्या था, नैमित्तिक व्यवहार था जो कि अज्ञात उद्दीपक से था। तो अवश्य ही आप देखेंगे कि रिस्पोंडेंट बिहेवियर और ऑपरेंट बिहेवियर जो डी में मिलता है आपको, और किसी ऑप्शन में पहले रिस्पोंडेंट नहीं मिलता है। तो इस आधार पर आप देखेंगे तो जो 12 का ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन सही हो रहा है डी, यानी कि ज्ञात उद्दीपक उत्तरदाता व्यवहार को जन्म देता है जबकि अज्ञात उद्दीपक क्रिया प्रसूक्त व्यवहार को प्रकाश में लाता है। तो ऑप्शन जो सही होगा वो डी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना, और सूची फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, प्रतिबल के प्रभावों के प्रकार दिया हुआ है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सूची फर्स्ट में है शारीरिक प्रभाव, संवेगात्मक प्रभाव,
संज्ञानात्मक प्रभाव और व्यवहारात्मक प्रभाव। वहीं आप प्रभाव में देखें तो कार्य के निष्पादन में कमी, फेफड़ों में वायु द्वारों का फैलाव, दुश्चिंता की भावना और अनमस्यता में वृद्धि। ठीक, तो अब इसे मिलाना है आपको। तो आप पहले तो देख लीजिए कि शारीरिक प्रभाव कहां हो रहा है। आप देखें तो शारीरिक प्रभाव, कार्य के निष्पादन, अगर कार्य के निष्पादन की आप बात करें तो यह अगर कार्य का निष्पादन है, यह एक तरह का आपका बिहेवियर है, एक तरह का व्यवहार देखने को मिल रहा है कार्य का निष्पादन। वही फेफड़ों में वायु का फैलाव अगर आप देखें तो क्या है, यह शारीरिक प्रभाव है, यानी कि और दुश्चिंता की भावना, आप सीधे सीधे देखिए कि ये भावना जुड़ा हुआ है, भावना यानी कि संवेग जुड़ा हुआ है, तो आप अवश्य ही इसे संवेग से मिला सकते हैं। ठीक, वहीं आप अनमस्यता में वृद्धि, तो एक ही बचता है। तो अब आइए मिलाते हुए चलते हैं कि शारीरिक प्रभाव यानी कि क्या होता है, यह फेफड़ों में वायु द्वारों का फैलाव। वहीं संवेगात्मक प्रभाव हमने बताया कि भावना जुड़ी हुई है, एक तरह का भाव जुड़ा हुआ है, अफेक्शन जुड़ा हुआ है, तो आप थर्ड से मिला देंगे। वहीं संज्ञानात्मक प्रभाव को आप कहां मिलाएंगे, अनमस्यता में वृद्धि से आप मिलाएंगे, तो आप थर्ड मिलाएंगे। और कार्य निष्पादन यानी कि एक तरह का व्यवहारात्मक प्रभाव है, आप बहुत ही आसानी से मिला सकते हैं 1 से। तो इस आधार पर अगर आप कूट में देखें तो कूट में आपको मिलेगा 2, 3, 4 और 1। तो इस आधार पर जो आपको ऑप्शन सही मिलेगा 2, 3, 4, 1 मिलेगा ए, और आपका ऑप्शन सही होता है ए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो पलायन अधिगम किसे समाविष्ट करता है? पलायन अधिगम की बात की जा रही है, एस्केप लर्निंग की बात की जा रही है। आप जानते हैं कि एस्केप लर्निंग अधिगम सिद्धांत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम क्या होता है कि किसी भी नकारात्मक उद्दीपक से बचने का प्रयास करते हैं, पलायन सीखते हैं कि जो भी नकारात्मक उद्दीपक हो, चाहे वो विद्युत आघात हो या तेज रोशनी हो, उससे हम पलायन करना चाहते हैं, पलायन सीखते हैं। ठीक है, तो उसी से बना हुआ प्रश्न है कि इसमें किसे समाविष्ट किया जाता है। आप देखेंगे सकारात्मक पुनर्बलन हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पलायन हो रहा है, तो नकारात्मक पुनर्बलन अवश्य होगा। सकारात्मक पुनर्बलन बी में भी दिया हुआ है, ये भी पूरी तरह से गलत हुआ। अब देखिए यहीं पर बात होती है कि नकारात्मक पुनर्बलन के साथ क्लासिकल अनुबंधन। ठीक है, तो जो एस्केप ट्रेनिंग दिया गया था, आप जानते हैं एस्केप ट्रेनिंग वो क्लासिकल कंडीशनिंग में ना होकर किसमें था, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में था, ऑपरेंट कंडीशनिंग में था। तो आप यहां पर क्या गलती हो जाता है कि यहां पर क्लासिकल कंडीशनिंग में नकारात्मक पुनर्बलन नहीं होगा। तो जो आपका ऑप्शन बचता है कि नकारात्मक पुनर्बलन नहीं, पलायन क्या है, एक तरह का एस्केप यानी कि छोड़कर भागना, या नकारात्मक पुनर्बलन के साथ क्या है, नैमित्तिक अनुबंधन। तो आपका जो ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन सही हो रहा है डी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो अभिकथन तथा कारण वाले प्रश्न हैं। उपदेहली तथा अवसीमांत प्रत्यक्षीकरण विभिन्न प्रत्युत्तर प्राचालों पर प्रेक्षणीय प्रभाव डालते हैं, यह विवादास्पद प्रश्न नहीं है। आप जानते हैं कि सब लिमिनल परसेप्शन की बात की जा रही है, यानी कि उपदेहली यानी कि जो थ्रेशोल्ड होता है, जो देहली होता है, उसके नीचे के संवेदी उद्दीपकों की पहचान करना सबलिमिनल परसेप्शन कहलाता है। तो कह रहा है कि उपदेहली तथा अवसीमांत प्रत्यक्षीकरण विभिन्न प्रत्युत्तर प्राचालों पर प्रेक्षणीय प्रभाव डालते हैं, यह क्या है, विवादास्पद प्रश्न नहीं है। यह बात गलत है, क्योंकि यह विवादास्पद प्रश्न तो है ही कि देहली के नीचे के परसेप्शन पर प्रत्युत्तर को प्राचालों को प्रेक्षणीय प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो आइए ये तो गलत होता है क्योंकि यह विवादास्पद प्रश्न है। वहीं हम बात करें तर्क की, तो तर्क क्या कह रहा है, अवसीमांत संवेगी उद्दीपक उन वत्कुटीय क्षेत्रों को उत्तेजित करते हैं जो संवेगी अनुभवों के अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं कि जब भी हमें संवेदना होगी तो अवश्य ही हमारे मस्तिष्क की या किसी क्षेत्र में उत्तेजना होती है। तो बहुत सारे ऐसे अध्ययन हुए हैं जहां पर यह देखा गया है कि सबनिबलन परसेप्शन यानी कि जो ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे संवेग से जुड़ी होती हैं या
अन्य चीजों से जुड़ी होती हैं, उसका हम थ्रेशोल्ड से नीचे भी अगर होता है उसकी क्षमता, तब भी हम उसे अनुभव कर लेते हैं। तो अवश्य ही जो ये तर्क है वो सही प्रतीत हो रहा है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो आपको ऑप्शन में मिलता है ए असत्य है और आर सत्य है, ये मिलता है आपको डी में, और आपका ऑप्शन सही होगा डी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो बुद्ध के अनेक सिद्धांत बुद्ध के अपने सिद्धांत में स्टेनबर्ग ने मुख्यतः किन संप्रत्तियों का अध्ययन किया? आप जानते हैं पिछले कई व्याख्यानों में मैंने स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत की व्याख्या की है। कई ऐसे प्रश्न इस पर आए हुए हैं जिस पर हम लोग पहले भी व्याख्यात्मक पर चर्चा कर चुके हैं। अब यहां पर बात हो रही है कि इन्होंने मुख्यतः किन संप्रत्तियों का प्रयोग किया था। आप ऑप्शन में देखेंगे मेटा कंपोनेंट, निष्पादन कंपोनेंट, कारक विश्लेषण और सेलेक्टिव इनकोडिंग। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो स्टेनबर्ग थे वह एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्ध के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए उसके सब थियरी दी, यानी कि सब बुद्ध के सिद्धांत, जिसे त्रितंत्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उसमें उन्होंने मेटा कंपोनेंट, निष्पादन कंपोनेंट और सेलेक्टिव इनकोडिंग को, यानी कि 3 ऐसे संप्रत्तियों को मुख्य रूप से उन्होंने सम्मिलित किया था। तो आप देखेंगे कि पहला, दूसरा और चौथा आपको मिलता है सी में, और आपका ऑप्शन सही हो रहा है सी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो अगला प्रश्न है अभिकथन तथा कारण वाले प्रश्न। परीक्षण अंक का कुल प्रसरण सत्य प्रसरण और त्रुटि प्रसरण का योग होता है। ठीक, हमने क्लासिकल टेस्ट थियरी यानी कि मनोमिति सिद्धांत के क्लासिकल टेस्ट थियरी में पिछले ही व्याख्यानों में गद्यांश वालों में हम लोगों ने पढ़ा कि जो टोटल स्कोर होता है, टोटल स्कोर इज इक्वल टू क्या, ट्रू स्कोर प्लस एरर स्कोर। तो यहां पर यही बात की जा रही है कि परीक्षण जो अंक का कुल प्रसरण होता है वह सत्य प्रसरण और त्रुटि प्रसरण का योग होता है। तो अवश्य ही अगर हम इसे वेरिएंस की बात करें कि टोटल जो वेरिएंस है वो ट्रू वेरिएंस एंड एरर वेरिएंस का योग होता है, तो यह आपको ऑप्शन सही होगा। वहीं हम बात करें कि तर्क क्या है, सत्य प्राप्तांक और त्रुटि प्राप्तांक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जाहिर सी बात है कि जो सत्य प्राप्तांक है और त्रुटि प्राप्तांक है, तो इस आधार पर आप देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन सही क्या हो रहा है, ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। आइए अगले प्रश्न पर चलें। तो कार्मिक चयन कार्यक्रम का मूल्यांकन करते हुए जॉब निष्पन्नता की चयन परीक्षण श्रृंखला में 4 पूर्व सूचकों के साथ 0.6 का बहुसह संबंध, मल्टीपल कोरिलेशन 0.6 का आता है। तो इसका अर्थ है कि 4 पूर्व सूचकों निम्नलिखित की व्याख्या करते हैं। ये जो 4 पूर्व सूचक हैं वह किसकी व्याख्या करते हैं? तो इस आधार पर अगर आप देखें तो आपका जो ऑप्शन इसमें सही होगा वो होगा ए, यानी कि 36% प्रसरण को यह एक्सप्लेन करते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चले। तो द्विचर समासरण में मानकीकृत समासरण गुणांक क्या इंगित करता है? द्विसमासरण में मानकीकृत समासरण गुणांक, रिग्रेशन की बात की जा रही है, यहां पर स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात की जा रही है। तो वह किसको इंगित करते हैं, यानी कि जो गुणांक है इसका वो क्या इंगित करता है? तो इसमें जो आपको ऑप्शन सही मिलेगा कि जब x अंकों में एक यशडी यानी कि एक मानक विचलन का परिवर्तन होता है तो y में z अंकों का परिवर्तन होता है, यानी कि जो इसका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा डी। आइए अगले प्रश्न और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर बात करें। एकल समूह पूर्व परीक्षण उत्तर परीक्षण डिजाइन, यानी कि हमारे पास क्या है, एक समूह है और एक ही समूह पर हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट डिजाइन निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी विधि को पूर्व परीक्षण और उत्तर परीक्षणों के औसत अंतरों का मूल्यांकन करने के लिए सर्वोत्तम मानी जाएगी? यानी कि हमारे पास एक ही समूह है, उसी पर हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट करते हैं, उसके लिए कौन सी इन ऑप्शंस में से डिजाइन होगी जो सर्वोत्तम होगी या सबसे अच्छी मानी जाएगी? तो मान विटनी यू टेस्ट हो नहीं सकता है, ठीक, का स्क्वायर टेस्ट नहीं हो सकता है, वहीं हम
यादृच्छिक एनोवा और पुनरावृत्ति। चूंकि हम यहाँ पर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं, एकल समूह है, तो अवश्य ही जो एनोवा होगा वो रिपीटेड मेजर एनोवा होगा। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा पुनरावृत्ति, माप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यात्मक परिचर्चा पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट में बताएं कि आपको यह व्याख्यात्मक परिचर्चा कैसी लग रही है और इसे और भी बेहतर बनाने के लिए आप द्वारा क्या सुझाव दिया जा सकता है। तो आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।